नमस्कार साथियों। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो आपका बीए बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस डिफाइन किया गया है उसके बारे में आज अपनी यहाँ क्लास में चर्चा करेंगे। तो साथियों यहाँ मैंने लिखा है बीए बीएड पार्ट फर्स्ट पेपर जो आपका सिलेबस की अपन चर्चा करेंगे वो चौथा पेपर है और पेपर का नाम है अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन। तो साथियों इस पेपर में जो है आपके टोटल 5 इकाइयाँ हैं। तो 5 इकाइयों में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का पेपर होगा आपका एग्जाम में, 20 नंबर का आपका असाइनमेंट है और 10 नंबर का जो है आपका क्लास टेस्ट है। तो इस प्रकार से टेस्ट और असाइनमेंट इसके अलावा 100 मार्क्स का आपका पेपर है। तो जो आपका सिलेबस है उसको 5 इकाइयों में यहाँ डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो इकाई है अनुदेशनात्मक प्रणाली, यानी कि अपन बात करते हैं कि जब आप परीक्षा में उत्तर लिखते हैं या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अपन को उस पेपर का या उस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तभी हम पाठ्यक्रम या सिलेबस अपन के याद होगा, तभी हम उसको ढंग से पढ़ सकते हैं, उसका रिवाइज कर सकते हैं या उससे जो संबंधित अपन को सवाल पूछे जा रहे हैं उनका आंसर अपन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आज अपन क्लास में जो है सिलेबस की चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो इकाई है अनुदेशनात्मक प्रणाली। अब ये आपकी इकाई का नाम है। अब अनुदेशनात्मक प्रणाली में अपन को कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, सबसे पहले अपन उनकी चर्चा यहाँ करते हैं। तो साथियों इसमें आपके 5 टॉपिक हैं, यानी कि जो पहला टॉपिक है शैक्षिक उद्देश्य एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्य, यानी कि इनका अर्थ, परिभाषा, जो क्षेत्र है, क्या निहितार्थ इनका, उसके बारे में अपन को यहाँ पढ़ना है। विभिन्न विचारकों या विद्वानों के द्वारा इनकी जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। तो शैक्षिक उद्देश्य एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बारे में। दूसरा जो है कि शैक्षिक उद्देश्य और अनुदेशनात्मक उद्देश्य में संबंध और अंतर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है कि संबंध एवं अंतर। तो ये पूरा जो वाक्य है शैक्षिक उद्देश्य एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्य में क्या संबंध है और क्या अंतर है, ठीक है, इसके बारे में अपन को यहाँ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में आपको छोटा सवाल पूछा जाता है या बड़े सवाल में भी पूछा जा सकता है कि शैक्षिक उद्देश्य और अनुदेशनात्मक उद्देश्य में क्या संबंध है, या इन दोनों में कोई भी आप 5 उत्तर लिखिए। इस प्रकार से सवाल आपको यहाँ पूछा जा सकता है। तीसरा अपन बात करते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, अलग अलग जो विद्वान हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। नंबर 4 मैंने लिखा है कि शिक्षण उद्देश्यों का उपभोग, यानी कि शिक्षण उद्देश्यों का जो यूज या अपन उपभोग करते हैं वो किस प्रकार से यूज है उनका, उसके बारे में अपन को यहाँ पढ़ना है। फिर 5 है टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण की उपयोगिताएं, यानी कि जो टैक्सोनॉमिकल जो वर्गीकरण किया गया है उसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में अपन को यहाँ पढ़ना है। तो साथियों आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करते जाइए। मैं जो 5 इकाई है आपकी यहाँ बोर्ड पे उनका पूरा यहाँ विवरण लिखूंगा। तो अपनी जो पहली इकाई है अनुदेशनात्मक प्रणाली, इसमें 5 टॉपिक हैं। शैक्षिक उद्देश्य एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्य में संबंध एवं अंतर है। तीसरा है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है। नंबर 4 है शिक्षण उद्देश्यों का उपभोग है और 5वां है टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण की उपयोगिताएं। ये बिंदु जो हैं आपको फर्स्ट इकाई में पढ़ने हैं, यानी कि जो आपको परीक्षा में सवाल पूछे जाने हैं वो इन्हीं इकाइयों में से पूछे जाएंगे। यानी कि मैं मोटे तौर पर आपको बताऊं तो 5 इकाइयां, हर इकाई से आपको 20 नंबर का सवाल यहाँ पूछे जाने की संभावना है। तो अगर 5 टॉपिक अपन यहाँ कंप्लीट करते हैं तो लगभग अपने 20 में से कम 15 नंबर यहाँ पक्के हो जाते हैं। दूसरी जो इकाई है कि आवश्यकता, महत्व एवं विशेषताएं, यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उनकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में अपन को यहाँ पढ़ना है। तो साथियों मैं इनको यहाँ बोर्ड पे नोट करता हूँ।
साथियों यहाँ पर दूसरी इकाई की बात करते हैं। जो अनुदेशनात्मक प्रणाली में शैक्षिक मूल्यांकन जो आपका पेपर है, तो इसमें जो दूसरी इकाई है, तो उस दूसरी इकाई का नाम है आवश्यकता, महत्व एवं विशेषताएं। यानी कि अनुदेशनात्मक प्रणाली और शैक्षिक जो प्रणाली है उसकी आवश्यकता, महत्व और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो इस इकाई में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एवं मूल्यांकन, यानी कि शिक्षण और अधिगम है उसकी जो प्रक्रिया है और उसका मूल्यांकन है, उसके बारे में अपन को यहाँ पढ़ना है। इसमें जो दूसरा बिंदु अपन को पढ़ना है कि मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान जो मूल्यांकन होता है उसकी क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तीसरा जो बिंदु है इसमें है कि मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है ना साथियों, यानी कि परीक्षा के तहत आपको जैसे मूल्यांकन से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो मूल्यांकन के अर्थ क्या है, यानी कि इसकी जो परिभाषा है और इसका जो साधारण अर्थ है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे मान लीजिए मूल्यांकन में सवाल आता है तो उसको आपको अर्थ को समझाना है, विद्वान के अनुसार एक या दो परिभाषा उसमें आपको लिखनी है। तो मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषाएं किसने क्या दी है उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। नंबर 4 की बात करते हैं कि मूल्यांकन आकलन एवं मापन, यानी कि मूल्यांकन है उसका आकलन है, मापन है, एक जो प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी है उसके बारे में पढ़ना है। नंबर 5 है मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी कि जो अपन मूल्यांकन करते हैं यानी कि उसका एक तरह से जो मापन किया जाता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनके बारे में अपन को यहाँ पढ़ना है। तो अनुदेशनात्मक प्रणाली और जो शैक्षिक प्रणाली है उसकी आवश्यकता, महत्व एवं विशेषताएं दूसरी इकाई का नाम है। और दूसरी इकाई में आपको ये जो 5 बिंदु मैंने बताए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा, मूल्यांकन आकलन एवं मापक और मूल्यांकन की विशेषताएं, ये बिंदु जो है आपको साथियों दूसरी इकाई में आपको तैयार करने हैं। इसका भी अंक विभाजन की अगर अपन बात करें तो लगभग 20 नंबर के सवाल ही इसमें से आपको पूछे जाएंगे। तीसरी जो इकाई है कि मूल्यांकन का जो उपागम है उसके बारे में अपन को पढ़ना है, मूल्यांकन को ही सार रूप में पढ़ना है। तो यहाँ मैं तीसरी इकाई जो है उसको यहाँ नोट करता हूँ। साथियों यहाँ अपन तीसरी इकाई की बात करते हैं तो जो तीसरी इकाई है उसका नाम है मूल्यांकन का उपागम। ठीक है, मूल्यांकन के उपागमों के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई की बात करें तो सेम 20 नंबर को अंक विभाजन है इसका। 100 नंबर का जो पेपर है मैंने आपको शुरू में बताया, 5 इकाइयाँ, तो मोटा मोटा अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 20-20 नंबर के सवाल लगभग प्रत्येक इकाई में से पूछे जाने हैं। तो मूल्यांकन के उपागम में आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक का नाम है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन एवं योगात्मक मूल्यांकन। दूसरा जो बिंदु है इन दोनों मूल्यांकन में अंतर, यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक जो मूल्यांकन है इन दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पूछा जाने वाला है। तीसरी अपन बात करते हैं कि बाहरी एवं आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि बाहरी और आंतरिक मूल्यांकन में क्या अंतर है, क्या अर्थ है इनसे। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना है। नंबर 4 है कि संदर्भित मूल्यांकन एवं मानक या मापदंड संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है, चौथा बिंदु है संदर्भित मूल्यांकन या मापक मूल्यांकन, संदर्भित मूल्यांकन के बारे में आपको यहाँ पूछा जाना है। तो आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लें, यानी कि इन्हीं में से आपको सवाल पूछा जाना है। तो तीसरी इकाई में आपको साथियों यहाँ 4 टॉपिक पूछे जाने हैं। नंबर जो 4 है इकाई, उसका नाम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की भूमिका, यानी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें मूल्यांकन की क्या भूमिका है, उस टॉपिक्स के बारे में अपन को पढ़ना है। तो नंबर 4 में यहाँ आपको सामने नोट करता हूँ। साथियों यहाँ नंबर 4 इकाई में आपको पढ़ना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की भूमिका। ठीक है, यानी कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, टीचर ट्रेनिंग है, उसमें मूल्यांकन की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको विस्तृत तौर से पढ़ना है। तो उसमें पहला जो टॉपिक पढ़ना है आपको कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य, व्यवहारिक प्रवेश, अधिगम अनुभव और प्रदर्शन का आकलन का संबंध, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
तो दूसरा बिंदु अधिगम में कमी आने पर निदान, यानी कि जो अधिगम कम हो रहा है या उसकी कमी है उसका उपचार कैसे किया जाए, उन कमियों को दूर कैसे किया जाए। जो तीसरा बिंदु है कि अध्यापक की परिवर्तित भूमिका, ठीक है, ज्ञान प्रदानकर्ता से अधिगम में मध्यस्थ तक, यानी कि अध्यापक की किस प्रकार की भूमिका होगी जब वो टीचर को जो बच्चों को पढ़ाएगा, ज्ञान प्रदानकर्ता से अधिगम में मध्यस्थ तक। तो ये बिंदु जो है आपको नंबर 4 इकाई में आपको पढ़ने हैं। साथियों जो नंबर 5 जो इकाई है वो है उपकरण की प्रकृति एवं मूल्यांकन की तकनीकें, यानी टीचर ट्रेनिंग के दौरान जो टीचर है वो कौन कौन सी तकनीकें अपनाता है, कौन कौन सी प्रणाली का यूज वो करता है, ठीक है ना, उनके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। तो जो नंबर 5 जो इकाई है उसका नाम है उपकरण की प्रकृति एवं मूल्यांकन की तकनीकें। इसमें बिंदु जो पढ़ने हैं आपको कि परीक्षण की प्रकृति में विशेष संदर्भ के साथ परीक्षणों का प्रयोजन। तो मैं साथियों यहाँ 5वीं इकाई को भी बोर्ड के सामने लिखता हूँ, आप में नोट करते जाएं इसको। साथियों यहाँ जो अपन बात करते हैं इकाई 5 है, ये 5वीं इकाई की बात कर रही है। तो 5वीं जो इकाई में आपको बताया कि उपकरण की प्रकृति एवं मूल्यांकन की तकनीकें, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग के दौरान जो तकनीकें या प्रणाली जो उपकरण अपनाए जाएंगे उनके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है विस्तृत तौर से। तो 5वीं जो इकाई उसका नाम है उपकरण की प्रकृति एवं मूल्यांकन की तकनीकें। इसमें आपको 4 बिंदु यहाँ पढ़ने हैं कि परीक्षण की प्रकृति एवं विशेष संदर्भ के साथ परीक्षणों का प्रयोजन, ठीक है, यानी कि जो परीक्षण हो कर रहे हैं आप तो उसकी प्रकृति विशेष संदर्भ के साथ परीक्षणों का प्रयोजन, यानी कि जो परीक्षण है उनका क्या प्रयोजन है। पहला जो इसमें है अनुदेशनात्मक प्रयोजन, निर्देशन प्रयोजन और तीसरा है प्रशासनिक प्रयोजन। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा जो बिंदु इसमें पढ़ना है कि परीक्षण का प्रशासन एवं परीक्षा परिणाम की व्याख्या करना। तीसरा है मानकों का अर्थ एवं प्रकार, यानी कि इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह हो गया, मूल्यांकन हो गया, टेस्ट स्कोरर की जो टेस्ट स्कोर है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। और नंबर जो 4 है अनुस्थिति प्रणाली की अवधारणा, ठीक है, इनके बारे में आपको यहाँ विस्तृत तौर से साथियों पढ़ना है। 5 जो इकाइयाँ हैं वो मैंने यहाँ आपको बोर्ड पे लिख दी हैं, समझा दी हैं। अब अपन जो है एक एक इकाई का यहाँ अध्ययन करेंगे विस्तृत तौर से। तो सबसे पहले साथियों बुक्स वगैरह किसी भी चीज़ से आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस उस चीज़ का याद होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि पेपर जो है अपना कितना नंबर का है, सवाल उसमें से कितने नंबर को पूछे जाने हैं, और जो सवाल भी पूछे जाएं कि कौन सी इकाई से कितने नंबर के सवाल आपको पूछे जाने हैं। हो सकता है कि शायद आपको कोई इकाई टफ लगे या कोई नॉर्मल लगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। परीक्षा में जो है छोटे या बड़े सवाल किसी भी प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं उसमें भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको बड़ा सवाल भी पूछ सकता है, छोटा सवाल भी। लिखने की जो शैली है वो आपको यहाँ आनी चाहिए, ठीक है ना। कम शब्दों में भी पूछा जा सकता है या अधिक शब्दों में भी बात आपसे पूछी जा सकती है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अपन जैसे लेखन शैली की बात कर रहे हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो कई बार आप क्वेश्चन का जो क्रम है वो उल्टा सीधा लिख के आते हैं, और राइटिंग अगर आपकी ख़राब है तो टीचर उसमें नंबर नहीं देगा, क्योंकि टीचर को आपकी राइटिंग समझ में ही नहीं आएगी, तो आपको वहाँ नंबर कटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। भले ही परीक्षा में आप चाहे क्वेश्चनों का क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखने की जो तकनीक है वो सही होनी चाहिए, सही शब्दों का चुनाव उसमें होना चाहिए। इस चीज़ का आप यहाँ ध्यान रखें। कई स्टूडेंट्स की समस्या रहती है कि परीक्षा में अनर्गल की जो बातें हैं वो क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं, चाहे आपकी शब्द सीमा चाहे 150 शब्दों में पूछा जाए, 200 शब्दों में पूछा जाए, 50 शब्दों में, चाहे आपकी शब्द सीमा कम हो, लेकिन जो बात सवाल क्वेश्चन में जो पूछी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। दूसरी बात आपको इसमें नहीं लिखनी है, और जो क्वेश्चन का जो क्रम है वो स्पष्ट तौर से टीचर को दिखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप एक टीचर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे आपको यहाँ विद्यालयों में पढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये जो बात है वो खुद के ऊपर अगर आप लागू करेंगे तो इससे ज़्यादा आसानी रहती है चीज़ों को समझने में।
तो क्वेश्चन का जो क्रम आप लिखेंगे, उसका जो आंसर लिखेंगे वो स्पष्ट तौर से दिखना चाहिए कि जो आपका कॉपी का जो मूल्यांकन जो टीचर कर रहा है उसको ये समझ में आ जाए आसानी से कि वास्तव में स्टूडेंट ने कौन सी प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ दिया है। ठीक है, इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कुछ मॉडल वगैरह भी आप परीक्षा के दौरान बना सकते हैं, जैसे आपको टीचर ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाएगा शॉर्ट मॉडल वगैरह का यूज। तो जैसे मान लीजिए परीक्षा में आप लिखते हैं तो उसमें किसी भी स्टूडेंट का, पाठ्य पुस्तकों का, किसी भी आपको जो अच्छा लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह, उसमें चित्र वगैरह बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या है कि नंबर जो लाने की जो टेक्निक है वो और भी आसान हो जाती है, क्योंकि टीचर को लगता है कि वास्तव में स्टूडेंट ने क्वेश्चन का जो है सही आंसर दिया है, सही तरीके से आंसर दिया है, और आपके जो मार्क्स हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं। तो साथियों, जो अपना जो पेपर में है अनुदेशनात्मक प्रणाली शैक्षिक उद्देश्य, इसमें आपकी 5 इकाइयाँ हैं और 5 इकाइयाँ आपको ढंग से कंठस्थ अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए। परीक्षा का जो पैटर्न है वो मैंने बता दिया। 100 नंबर का आपका पेपर है, 20 नंबर की आपके असाइनमेंट, इसके अलावा 10 नंबर का एक जो है आपका क्लास टेस्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है अच्छे से आपको तैयारी करनी है। लिखने की जो शैली है वो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, राइटिंग जो है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जो है आपको बहुत स्पीड से लिखना होता है। तो इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए। चाहे आप क्वेश्चन आगे पीछे लिखते हो, लेकिन क्वेश्चन का जो क्रम है वो टीचर है जो मूल्यांकन करता है आपकी कॉपी का, उसको मालूम होना चाहिए। क्योंकि टीचर के पास, टीचर आपकी शक्ल देख के नंबर नहीं देगा, उसके पास आपकी कॉपी है। ठीक है ना, उस कॉपी को देख के वो आपको नंबर यहाँ देगा। यहाँ गोरे काले का कोई भेद नहीं चलता है। ठीक है ना, चाहे आप लंगड़े हैं, लूंगे हैं, काले, लेकिन आपकी राइटिंग, आपकी जो कॉपी है बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का जो आपको यहाँ ध्यान रखना है। 5 इकाइयाँ मैंने बता दी हैं, 100 नंबर का पेपर है। आगे वाली जो क्लास होगी अपन उसमें पहली इकाई की अपन यहाँ चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए आप धन्यवाद, थैंक यू।